कि आपको जब भी हाइपरबोला की इक्वेशन दें और हाइपरबोला की इक्वेशन से आपको एसिम्प्टोट्स के इक्वेशन फाइंड आउट करने होते हैं। तो आपने ये पढ़ा है कि हाइपरबोला और एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन में केवल कांस्टेंट का फर्क होता है। हाइपरबोला के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस इक्वेशन में 1 की जगह 0 लिख देंगे तो एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन बनती है। तो आपको वहीं पर बताया था कि हाइपरबोला में और उसकी एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन में केवल फर्क कांस्टेंट टर्म का होता है। अब यदि हाइपरबोला का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हो तभी भी यही होगा, और यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हो तब भी यही होगा। तो आप उस कंसेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन समझ लीजिए। फिर अपन चलेंगे आगे, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं और आपको हाइपरबोला का इक्वेशन दिया है, उससे हाइपरबोला की एसिम्प्टोट्स के इक्वेशन आपने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स हाइपरबोला 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 11x माइनस 7y minus 4 equals to 0. This is equation of hyperbola, and you have to find the equation of asymptotes of this hyperbola. आपको हाइपरबोला के एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, यदि ये हाइपरबोला का इक्वेशन है तो एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन जो है वो केवल इसमें कांस्टेंट से डिफर करेगी। और आप जानते हैं एसिम्प्टोट्स आर टू लाइंस which touches the hyperbola at infinity। एसिम्प्टोट जो होती हैं वो दो लाइनें होती हैं जो हाइपरबोला को इंफिनिटी पे टच करती हैं। तो इनडायरेक्टली वो पेयर ऑफ लाइंस होते हैं। अब ये आपको पहले भी बता चुका कि जो सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन होता है वो सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन एट अ टाइम सर्कल भी रिप्रेजेंट कर सकता है, पैराबोला का भी इक्वेशन हो सकता है, इलिप्स, हाइपरबोला या पैराबोला का भी इक्वेशन हो सकता है। 5 में से कोई भी कर्व हो सकता है सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन, जबकि फर्स्ट डिग्री जनरल इक्वेशन केवल स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने वहां पर एक कंसेप्ट पढ़ा है कि सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कब करेगा। तो उसके लिए मैंने आपको कंडीशन लिखा के दी थी, वो कंडीशन एक बार यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसके सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट भी रिक्वायर्ड कि ये बात नोटेबल है, इसको याद रखिएगा, सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन
जो कि होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन, जिसमें एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक वाई स्क्वायर वाला टर्म, एक एक्स वाई वाला टर्म, एक एक्स वाला टर्म, एक वाई वाला टर्म और एक कांस्टेंट टर्म। दिस इज द मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, दो डिग्री का सबसे जनरल इक्वेशन। जब आप फर्स्ट डिग्री का जनरल इक्वेशन लिखते हैं तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होता है, एंड वो इक्वेशन हमेशा एक सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। बट द सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन, this equation represent pair of lines, circle, parabola, ellipse और hyperbola। बस ए बी सी जी एफ एच पर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है। तो कब ये सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन दो लाइन को, मतलब पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, तो दिस सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस if ABC plus 2FGH minus EF square minus BG square minus CH square बराबर 0। और जब आपको कोनिक पढ़ाना शुरू किया था तब आपको ये कंडीशन बताई थी, इसको हमने डेल्टा से डिनोट किया, डेल्टा से डिनोट किया था कि इसको सर्कल या पैराबोला या एलिप्स या हाइपरबोला बनने के लिए डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि यदि ये डेल्टा 0 हो गया तब ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपने याद रखना है। ऋषि माइक म्यूट करो। ठीक है, so this second degree general equation represent pair of lines यदि ये डेल्टा का वैल्यू 0 हो जाए, दो लाइन बनेंगी तब। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये हाइपरबोला का इक्वेशन है और इस हाइपरबोला के इक्वेशन को हमने इसकी एसिम्पटोट्स की इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो एक कंसेप्ट जो आपने पढ़ा कि हाइपरबोला और उसकी एसिम्पटोट्स की इक्वेशन में केवल और केवल कांस्टेंट का फर्क होता है, और इसलिए एसिम्पटोट्स की इक्वेशन यही आएगी पूरी, बस इन प्लेस ऑफ दिस कांस्टेंट -4 वी राइट लैम्डा। और लैम्डा लिखने के बाद लैम्डा का वैल्यू हमको निकालना है, तो वो वैल्यू हम इस कंडीशन में डाल के निकाल लेंगे। तो आपका जो आंसर बनेगा उसमें इतनी बात सेम आएगी, बस चेंज होगा तो ये -4। तो अब आपने बताना है कि ये -4 की जगह पर क्या वैल्यू आएगी ताकि वो एसिम्पटोट्स का इक्वेशन बन जाए। आप इसको ट्राई करें। इतनी बात को कोई अभी क्वेरी आ रही है मन में तो पूछें, 2 मिनट है आपके पास, आपका समय शुरू होता है अब।
ओके ऋषभ, करेक्ट है। चलिए, सो हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन। आपके 2 मिनट खत्म। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आपको ये बताया कि अपन इस इक्वेशन को देख के इसकी एसिम्पटोट्स की इक्वेशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स ये हो जाएगा 2x² प्लस 5xy प्लस 2y² माइनस 11x माइनस 7y प्लस लैम्डा इक्वल टू। ये हमने एसिम्पटोट्स की इक्वेशन मान ली, केवल कांस्टेंट की जगह पर लैम्डा लिखा। एंड नाउ अब क्योंकि ये एसिम्पटोट्स की इक्वेशन है, मतलब कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन है, पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो इससे आप कंपेयर करके इसमें वैल्यूज पुट अप कर देंगे। जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो पहले आप सभी का वैल्यू लिख लो, ए बी सी एच एफ जी का वैल्यू क्या है। तो आप इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू लैम्डा है, एच का वैल्यू एक्स वाई का कोएफिशिएंट होता है 5/2, जी -11/2 और एफ -7/2। सबसे पहले कंपेयर करके ए बी सी एच एफ जी का वैल्यू निकालना एंड आफ्टर दिस, ठीक है तनिक्षा समर्थ, वेरी गुड। और ये वैल्यू पुटअप करने के बाद अपन डेल्टा का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि डेल्टा 0 होना चाहिए। नाउ सिंस डेल्टा इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज, सबसे पहली बात ए बी सी का वैल्यू 4 लैम्डा है। फिर आता है 2 एफ जी एच तो ये है और 2 से और मल्टीप्लाई करना, तो ये आता है 11,777 into 5 385 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 385 डिवाइडेड बाय 4, 2 2 जा 4 2 जा 8 बनेगा और 2 से मल्टीप्लाई करोगे एफ जी एच, नहीं 2 एफ जी एच ही है ना, ठीक। तो इतनी वैल्यू दे देगा ये। आफ्टर दिस we write the value of minus af square, this is minus af square करेंगे तो 49/4 आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस bg स्क्वायर करेंगे तो 121/2 आएगा, माइनस ch स्क्वायर करेंगे माइनस का लैम्डा 25/4, ये हो गया ch इक्वल्स टू 0। आप पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे होल इक्वेशन को, ये 4 आप काट जाएगा, 16 लैम्डा प्लस 385 माइनस 98 माइनस 242 माइनस लैम्डा इक्वल टू 4 से पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दिए
एंड नाउ आपको बस लैम्डा का वैल्यू निकालना है। ये 15 लैम्डा हो जाएगा, प्लस का 385 और माइनस का 340 इक्वल्स टू 0। 15 लैम्डा प्लस 45 कैलकुलेशन देखो भाई, माइनस का 3 दे रहा है, आप लोगों ने 5 निकाला, मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया तो देखो। सर आपने लैम्बडा 25/4 को जब मल्टीप्लाई किया 4 से तो 25 लैम्बडा आएगा, आपने सिर्फ लैम्बडा लिख दिया। अच्छा अच्छा, 25 लैम्डा, 25 लैम्डा सब्ट्रैक्ट करोगे तो -9 लैम्डा, तो लैम्डा 5 आ जाता है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड फाइनली ये जो लैम्डा का वैल्यू है 5 यहाँ डाल देना, तो दिस बिकम्स पेयर ऑफ लाइंस। तो हर बारी जब भी आपको इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला देंगे और इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला से इफ यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट, ऑलवेज वी यूज दिस कंसेप्ट। बस ये लैम्डा निकालने के लिए आपको ये कंडीशन याद रखनी है, इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए, देन यू गेट द लैम्डा। वंस वी गेट दैट लैम्डा, देन वी गेट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन जो है वो इतना इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा पेज भर जाता था, इसलिए मैंने ऑप्शन आपको नहीं दिए, केवल कंसेप्ट बताया है। तो टेक दी स्क्रीनशॉट। आफ्टर दिस हियर वी डिस्कस वन मोर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। जब आपको 2 कर्व दिए हों और 2 कर्व पे आपको कॉमन टेंजेंट निकालनी, 2 कर्व की इक्वेशन दी है और उनके लिए कॉमन टेंजेंट, मतलब यू हैव टू फाइंड अ लाइन विच टचेस बोथ द कर्व एट द सेम टाइम। तो अपन उस कंसेप्ट पे डिस्कशन करें। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, इसमें कैलकुलेशन में कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। पेज नंबर 2 देखिए। अगेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। So here we find the equation of common tangent of two curves. देख लेते हैं क्वेश्चन कहाँ पर है। सर ये जो अभी अपन ने मतलब लैम्डा के 5 के लिए जो इक्वेशन निकाला वो कंबाइंड रहेगा, अगर उसमें से अगर दोनों की इक्वेशन निकालनी है अपन को, मतलब किसी भी एक में क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा क्या? किसी भी एक में क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, किसी भी एक में क्वाड्रेटिक नहीं बनाना होता है। सेपरेट इक्वेशन निकालने का कंसेप्ट मैं आपको अभी बताता हूँ। एक अपन ये क्वेश्चन कर लें, फिर आपको कंबाइंड इक्वेशन से सेपरेट कैसे निकालेंगे वो कंसेप्ट भी आपको बता दें। सबसे पहले तो अपन कॉमन टेंजेंट जो कंसेप्ट अभी याद आया तो अपन उस पर देख लेते हैं। तो देखिए ये है क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 is common tangent to (9x² minus 16y² equals to 144) and x² plus y² equals to 9. These are the two curves. ये हाइपरबोला है और ये सर्कल है।
हाइपरबोला और सर्कल की कॉमन टेंजेंट आपको बनानी है। एक ऐसी लाइन बनानी है जो दोनों को टच करे। तो फॉर दिस सबसे पहले जो तरीका है सॉल्यूशन का, वी हैव टू फाइंड अ लाइन व्हिच टचेस बोथ द कर्व। फॉर दिस आप हाइपरबोला के लिए टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं इन स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में टेंजेंट लिखिएगा। सबसे पहला स्टेप जो है कि फर्स्ट वी राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म फॉर दिस हाइपरबोला, और वो आपने पढ़ा है सॉल्यूशन में। तो here we write equation of tangent in slope form और hyperbola x square upon 16 minus y square by 9 equals to 1, which is y is equals to mx plus minus square root over a square m square minus b। ये अपन जानते हैं ये हाइपरबोला को जरूर टच करेगी। दिस इज अ लाइन व्हिच टचेस द हाइपरबोला। अब इसी लाइन को हमको सर्कल को भी टच करना है, और आप ये जानते हो यदि ये लाइन सर्कल को भी टच कर रही है तो फिर सर्कल के सेंटर से लाइन पे ड्रॉ परपेंडिकुलर का लेंथ रेडियस के बराबर होगा। ये आपने सर्कल में पढ़ा था कि जब भी कोई लाइन किसी सर्कल को टच करेगी तो हमेशा सेंटर से ड्रॉ परपेंडिकुलर का लेंथ रेडियस के बराबर होगा। ये कंसेप्ट अपन जानते हैं। सेंटर से लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो रेडियस के बराबर है। तो ये लाइन जो है वो ये है, और अब ये सर्कल को टच कर रही है। इस सर्कल का जो सेंटर है वो 0 0 है, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो 3। तो 0 0 से इस लाइन पे ड्रॉ परपेंडिकुलर का लेंथ। तो अब आगे जो कंसेप्ट होगा वो ये हो जाएगा, सिंस इक्वेशन 1 touches the circle x square plus y square equals to 9, therefore 0 0 से इसको सेटिस्फाई कराएंगे। मतलब किसी पॉइंट से लाइन पे ड्रॉ परपेंडिकुलर का लेंथ का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, पॉइंट से लाइन को सेटिस्फाई कराते हैं। जब आप सेटिस्फाई कराओगे तो ये आएगा 16m square minus 9, 0 0 सेटिस्फाई करा दिया, डिवाइडेड बाय रूट ओवर a square plus m square is equals to radius is 3, and now इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। तो 16m square minus 9 is equals to 9m square plus 9. This gives you 7m square is equals to 18. Therefore, the value of m is plus minus 18 is 3 root 2 by root 7. So this is the value of m, and once we get m आपको मिल गया, तो m का वैल्यू आप इस लाइन की इक्वेशन में डाल दीजिए। So finally we get our tangent. Form equation first. Y बराबर mx, mx is plus minus 3 root 2 by 7, फिर plus minus square root over 16 times of m square का वैल्यू 18 by 7 minus 9। और अब आप इस अंदर वाली क्वांटिटी को कैलकुलेट कर लेना। आफ्टर कैलकुलेशन ये आपका बन जाएगा 15 by root 7। ये 15 by root 7 है। फाइनल आंसर आपको वही दिया है। तो y बराबर प्लस माइनस 3 root 2 by 7 प्लस माइनस 15 by root। This is the answer. This is the line which touches the hyperbola. सर हाँ बोलो।
सर ये आपने राइट हैंड साइड में जो लिखा वो नहीं समझ। क्या लिखा? सर √16 लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड सर। ये हाँ सर। ये जब आप किसी पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर का लेंथ निकालते हैं, पॉइंट से लाइन पे ड्रॉ परपेंडिकुलर का लेंथ, ये पॉइंट से जब आपने किसी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पीएम, लाइन की इक्वेशन है हमारी ax प्लस by प्लस सी। तो ये जो पीएम का लेंथ होता है, इसके लिए फॉर्मूला है मॉड ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b। ये लगाया है, समझ गया? सर हाँ, सर ऐसा क्वेश्चन एक बीपीएम में भी था सर, उसमें लिखा है कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसीज जो सर्कल की और हाइपरबोला की है उसको इक्वेट करना है। बस इतना हाँ, ही लिखा वैसा था। भी उससे भी कर सकते हो आप, उससे भी आ सकता है, वही सेम कंसेप्ट है। बात तो वही करी है अपन, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा के ही ये लाइन का टेंजेंट का इक्वेशन आता है। और यहाँ पे भी सर्कल में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपकी हुई है कि सेंटर से लाइन पे ड्रॉ परपेंडिकुलर का लेंथ रेडियस के बराबर है। वही कंसेप्ट है, ठीक है? इस तरीके से यूटिलाइज उसको कर सकते हैं। अब अपन एक और कर्व की तरफ चलते हैं। एक और मैं इसमें क्वेश्चन आपको सर्च करके बताता हूँ कॉमन टेंजेंट के लिए। अब इसमें अपन पैराबोला और हाइपरबोला के लिए कॉमन टेंजेंट फाइंड कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू थर्ड पेज, थर्ड क्वेश्चन। इसमें अपन पैराबोला लेंगे और हाइपरबोला लेंगे और उनका कॉमन टेंजेंट निकालेंगे, ठीक है? तो मूविंग ऑन टू थर्ड पेज, सर जैसे मतलब कभी कभी ना अपन को मतलब टेंजेंट का इक्वेशन लेना पड़ता है, तो जरूरी है कि दोनों बार प्लस माइनस लेना ही है? क्या बोले? जैसे अपन कभी क्वेश्चन सॉल्विंग में टेंजेंट का इक्वेशन अज्यूम करते हैं, तो जरूरी है कि हर बार प्लस माइनस लेना ही है, किसी एक साइन के साथ नहीं नहीं चल नहीं, सकते? किसी एक से भी चल सकते हैं, उससे भी दो आंसर आएंगे ना मतलब? क्योंकि एम में बाद में चल के भी क्वाड्रेटिक बनेगा। प्लस माइनस लेके भी लेते हो तो भी क्वाड्रेटिक बनता है, क्योंकि यहाँ पर एम की वैल्यू है। आप स्क्वायरिंग जब करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है the equation of common tangent to parabola y square equals to 8x and hyperbola x 3x square minus y square equals to, ये आपको हाइपरबोला दिया है और पैराबोला दिया है, इनका कॉमन टेंजेंट निकालो। तो आप देखिए, सबसे पहले अपन फिर से वही स्टेप कर रहे हैं। फर्स्ट वी राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर दिस हाइपरबोला इन स्लोप फॉर्म। सबसे पहले अपन इस हाइपरबोला के लिए स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेते हैं।
या उससे ज्यादा इजी होगा इसके लिए लिखना, तो अपन इससे कर लेते हैं, पैराबोला से लिख लेते हैं। स्लोप फॉर्म में पैराबोला की टेंजेंट अपन जानते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m होती है। टेंजेंट की इक्वेशन a बाई m है ना। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c बराबर a बाई m होता है पैराबोला। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर दिस पैराबोला is y is equal to mx plus a by m। a का वैल्यू यहाँ पर 2 है क्योंकि 4a होता है, 4a बराबर 8 दिया है, a बराबर 2। तो दिस इज ये अपन जानते हैं कि ये लाइन हमेशा पैराबोला को टच करेगी। अब अपन को ये शो करना है कि ये लाइन इस हाइपरबोला को भी टच करे, और हाइपरबोला के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अपन जानते हैं। यदि ये हाइपरबोला का इक्वेशन है तो वो भी अपन यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। और हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू 1, ये हाइपरबोला है। The condition of tangency पहले स्टैंडर्ड में आपको लिख के बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसके लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अब यदि हाइपरबोला की आप बात करेंगे, ए स्क्वायर का वैल्यू 1 है और बी स्क्वायर का वैल्यू 3। ये वैल्यू इसमें पुटअप कर दीजिए। सो ये लाइन इस हाइपरबोला को टच कर रही है, इसलिए इसका सी स्क्वायर ये होगा, ये सी है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, सी बराबर मतलब सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी का मतलब 4 बाई एम स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर का वैल्यू 1 है, एम स्क्वायर रिमेंस एज सच, माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 3। ना एम स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एम पावर 4 माइनस 3m स्क्वायर, इसको ट्रांसफर करोगे तो ये एम स्क्वायर का स्क्वायर 3m स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। अब आप इसके रूट्स निकालेंगे, ये निकाल लीजिएगा वैल्यू, एम स्क्वायर की वैल्यू -1 और +4 आती है। -1 तो निगलेक्ट करेंगे, एम का 2 वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे +-2, एंड वंस वी गेट एम तो वो यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। एक बार +2 ले लेंगे, एक बार जब प्लस साइन लेंगे तो y बराबर 2x + 1 आएगा और y बराबर -2x - 1 आएगा। These are the two tangents which touches the hyperbola. इस तरीके से we find the common tangent। किसी एक कर्व के लिए टेंजेंट लिखिए और दूसरे की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी डाल दीजिए, ठीक है। सो इनडायरेक्टली वही हो गया कि आपने दोनों की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को कंपेयर करना है और वी गेट द कॉमन टेंजेंट। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इसमें अभी कोई डाउट है तो और अब मैं आपको जो सेपरेट इक्वेशन का कंसेप्ट है कि मेरे को यदि कोई कंबाइंड इक्वेशन दिया है और कंबाइंड इक्वेशन से मेरे को यदि सेपरेट इक्वेशन बनानी है तो सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस आप कैसे निकालें। भाई लाइन के सेपरेट इक्वेशन दिए हैं तो आप कंबाइंड इक्वेशन तो बना सकते हो, बट कंबाइंड इक्वेशन से सेपरेट इक्वेशन कैसे निकालेंगे तो वो आप सीखिए। वैसे तो इसमें एक तरीका ये है कि जब कंबाइंड इक्वेशन दिया है और आपसे सेपरेट इक्वेशन पूछे गए हैं तो 4 ऑप्शन जो होंगे उनमें सेपरेट वालों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए
कि किससे वो गिवन कंबाइंड इक्वेशन बनता है, वो ज़्यादा इजी होगा। लेकिन एक्चुअल मेथड क्या है, तो एक्चुअल मेथड भी अपन समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि हम एक कंबाइंड इक्वेशन सपोज कर रहे हैं क्योंकि पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करना चाहिए। हर सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन पैराबोला भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है और सर्कल भी हो सकता है। तो हर सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन हमेशा दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा नहीं। सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन को दो लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा मस्ट बी इक्वल टू 0, और इसलिए हमारा सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन हम कोई भी मन से कंसीडर करेंगे तो सबसे पहले हमको ये चेक करना होगा कि उसका डेल्टा 0 आना जरूरी है, तब तो वो दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस बात से बचने के लिए हम इस क्वेश्चन को उल्टा सोचते हैं, हम ऑलरेडी दो लाइन मान के चलते हैं। देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने दो लाइन मान ली, ये हमारी दो लाइंस हैं, ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई। अब इससे मैं इनका कंबाइंड इक्वेशन बना दे रहा हूँ, मतलब इनको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। पहले जब आप x से तीनों टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x² प्लस xy माइनस x, फिर माइनस y से करेंगे माइनस xy माइनस y² प्लस y, फिर 1 से करेंगे x प्लस y माइनस 1। अब इसको अरेंज करके लिख दीजिएगा। तो हमने एक सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन लिया है क्योंकि पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो फाइंड separate equation of lines represented by equation। अरेंज करें, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखा, फिर वाई स्क्वायर वाला टर्म लिखा, ये दोनों लिखिए। उसके बाद एक्स वाई वाला टर्म, एक्स वाई वाले टर्म तो यहाँ से कैंसिल हो गए। अब आपके पास बचा माइनस का एक्स प्लस का वाई, माइनस एक्स प्लस एक्स भी कट जाएंगे, प्लस का 2y बचेगा और -1 इक्वल। इसके आंसर हमको पता है, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है। आप इसका डेल्टा कैलकुलेट करिएगा, आप डेल्टा इसका जरूर 0 आएगा। और इससे हमको सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस। तो मैं अब आपको मेथड बता रहा हूँ कि जब आपको कोई सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन दिया होगा और वो सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन से आपको जब लाइन सेपरेट करनी होगी, सेपरेट इक्वेशन ये आएंगे। ये आंसर हमको पता है, मतलब क्वेश्चन का आंसर भी मैं ऊपर मेंशन कर देता हूँ। जो लाइंस आपकी आएंगी, वो लाइन एक तो आएगी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और सेकेंड लाइन आएगा x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। आंसर कंफर्म है अपना। अब मेथड देखेंगे। तो आप ऐसे पहले दो लाइंस लेके उनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो आपको कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस मिल जाएगा। तो आप इस बात से बच जाएंगे कि कोई सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन कंसीडर करो और उसका डेल्टा 0 होना चाहिए, ऐसा सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन लेना। तो हमने ऑलरेडी दो लाइन मल्टीप्लाई करके सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन बनाई। अब आप इसका डेल्टा कैलकुलेट करिए, ये जरूर 0 आएगा क्योंकि ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। एंड नाउ फर्दर सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप, जब भी आपको सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन आएगा तो आप इसका होमोजीनियस पार्ट लेंगे। दिस इज दी होमोजीनियस पार्ट। होमोजीनियस का मतलब वो पार्ट जिसमें हर टर्म का डिग्री 2 है, तो उतना पोर्शन ले लेना है जो जिसका डिग्री 2 होगा। ये पूरा इक्वेशन हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस का मतलब है सबका डिग्री सेम नहीं है, लेकिन आपने इस हेट्रोजीनियस इक्वेशन में से इसका होमोजीनियस पार्ट लेना है। वो पार्ट लेना है जो कि हर टर्म में डिग्री जिसका सेम आएगा। यहाँ भी डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री 2 है,
इसको इसका होमोजीनियस पार्ट बोलेंगे। हमेशा कोई भी जब सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन आएगा तो फर्स्ट यू टेक दी होमोजीनियस पार्ट। अब होमोजीनियस पार्ट जब भी आप लोगे, मतलब वो पार्ट जिसमें हर टर्म का डिग्री 2 है, तो वो इक्वेशन हमेशा दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। द होमोजीनियस पार्ट ऑलवेज रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस, और उन स्ट्रेट लाइंस की भी खासियत ये है कि विच आर पासेस थ्रू ओरिजिन, वो हमेशा ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होगी। ठीक है, सो आपको यदि मैं यहाँ पर दिखाऊं कि यदि ये दो लाइन आपने ली है और यदि आप इनसे इनके सेपरेट इक्वेशन बनाते हो तो इससे आपको वैल्यू मिलेगा y बराबर प्लस माइनस एक्स। मतलब एक लाइन मिलेगी y बराबर x और एक लाइन मिलेगी y बराबर माइनस एक्स, और आप जानते हो y बराबर x, y बराबर माइनस एक्स, बोथ आर पासेस थ्रू ओरिजिन। तो हमेशा जो सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कि दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, उसका जो होमोजीनियस पार्ट है वो ऑलवेज रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइन, जबकि सेकंड डिग्री पूरे इक्वेशन को दो लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा 0 होना चाहिए था, वो रिस्ट्रिक्शन जरूरी है। लेकिन होमोजीनियस पार्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, होमोजीनियस पार्ट ऑलवेज रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो सबसे पहला सेपरेट इक्वेशन फाइंड करने के लिए स्टेप है कि फर्स्ट वी टेक दी होमोजीनियस पार्ट, एंड इससे हम दो लाइंस ले लेंगे। तो यहाँ से वी कैन राइट y बराबर प्लस माइनस एक्स, ये हमारा लाइन हो गया। या आप इसको इस तरीके से x माइनस वाई और x प्लस वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हो, विच गिव्स यू एक लाइन की इक्वेशन x माइनस वाई बराबर 0 और एक लाइन का इक्वेशन x प्लस वाई बराबर। ये इतने पार्ट से इतनी लाइन की होता है। अब पूरे पार्ट से आपको दो सेपरेट लाइंस के इक्वेशन निकालने हैं, तो आप इसमें क्या करेंगे, दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर मैं कांस्टेंट ले ले रहा हूँ स्मॉल a और स्मॉल b। x माइनस वाई प्लस ए ले लीजिए और x प्लस वाई प्लस बी। तो दो लाइन मिलेंगी, उनमें दो कांस्टेंट ऐड कर दिए। ऐड करेंगे, पहला स्टेप खत्म हुआ, यहाँ पर दूसरा स्टेप खत्म हुआ। अब इन दोनों लाइंस को जो दूसरे स्टेप में मिली कंबाइन कर, मतलब मल्टीप्लाई। ब्रैकेट ओपन करिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पहले x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, फिर आएगा एक्स वाई, फिर आएगा बी एक्स, फिर पूरी इक्वेशन को माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस डी वाई, माइनस वाई से पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई बी इक्वल टू 0। पूरा इक्वेशन ए से मल्टीप्लाई हो गया, फिर से कंबाइन कर दिया जैसे आपको यहाँ पे कंबाइन करके बताया। इसको अरेंज करेंगे, एक्स वाई वाला टर्म कैंसिल करता है तो हमको मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये टर्म हमने लिख दिए। उसके बाद बी प्लस ए प्लस बी एक्स, वाई वाला टर्म होगी ए माइनस बी वाई प्लस ए बी इक्वल टू, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करिए, गिवन इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। जब गिवन इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ तो x वाला टर्म नहीं है तो a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, और यहाँ पर a माइनस बी वाई का कोएफिशिएंट है जो कि है, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। 2a बराबर 2 तो a का वैल्यू 1 आता है और a का वैल्यू 1 डालोगे, b का वैल्यू -1, तो a1 और b -1 आता है। अब ये a1 और b -1 इन लाइंस में डाल दीजिए, तो अपर लाइंस आर x माइनस वाई प्लस 1, वो देखो पहली लाइन बन गई, और x प्लस वाई माइनस 1 वो बन गया दूसरा लाइन। तो यहाँ पर मेथड खत्म हो जाता है, इससे हमको सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाता है। एक बार और देखिए करा क्या है, सबसे पहले जो भी आपको हेट्रोजीनियस पार्ट दिया होगा
आपका होमोजेनियस पार्ट लीजिए, उससे 2 लाइन बनाइए, 2 लाइन में 2 कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करिए, उनका इक्वेशन कंबाइन करिए, कंबाइंड इक्वेशन को गिवन इक्वेशन से कंपेयर करिए, कंपेयर करेंगे तो वी गेट 2 रिलेशंस इन ए बी, उनको सॉल्व करेंगे तो वी गेट द सेपरेट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, वंस वी गेट ए एंड बी वी गेट आवर लाइंस, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइंस आर। कोई भी इक्वेशन के लिए आप इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं, जब भी सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करना है कंबाइंड इक्वेशन से, हमेशा यही मेथड को फॉलो करेंगे। एक बात। दूसरा, आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हो, और उनसे सेपरेट इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम यही कंसेप्ट को यूज करेंगे। तीसरी बात ये, यदि ऑब्जेक्टिव में आपको कंबाइंड इक्वेशन से सेपरेट इक्वेशन निकालने आया है तो इतना करने के बजाय इससे ज़्यादा बेस्ट ये होगा कि जो ऑप्शन में आपको 2 वैल्यूज दी हैं आप उनको मल्टीप्लाई करके देख लें कौन सा इक्वेशन कंबाइंड इक्वेशन बनाएगा, वो ज़्यादा इजी रहेगा बजाय इतना सॉल्व करने की। क्योंकि अभी हमारा क्वेश्चन जो है वो बहुत छोटा हो गया, एक्स वाई वाली टर्म यहाँ से हट गई, एक्स वाली टर्म यहाँ पर नहीं है। यदि वो भी टर्म आएंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा और लेंदी होगा। अभी जो रिलेशन बने हैं तब भी वही रिलेशन बनते हैं, ये रिलेशन बड़े सिंपल बने, बड़े इजीली सॉल्व हो गए। हो सकता है ए का वैल्यू 3/2, बी का वैल्यू -1/2 ऐसे भी आ जाए, ठीक है। तो ओवरऑल लेकिन मेथड यही। अब आपका कोई डाउट है, क्वेरी है तो पूछ लीजिए। Take the screenshot of that. चलिए, अब देखिए आपकी तरफ से एक क्वेश्चन ये आना होता था कि ऐसा क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि आपने यहाँ पर 2 इंट्रोड्यूस करे, ए और बी, इंट्रोड्यूस करने के बाद लाइन में डाल के कंबाइन कर दिया, जो कंबाइंड बना उसको गिवन इक्वेशन से कंपेयर किया। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड इट, तो वो एक सवाल आपको पूछना चाहिए था जो कि आपने नहीं पूछा। तो आपको पता होगा, तो किसी को है जानकारी तो बताइए कि ऐसा क्यों करेंगे, क्या कारण है इसके पीछे, कि हम होमोजीनियस पार्ट ले रहे हैं, फिर होमोजीनियस पार्ट लेने के बाद 2 लाइन बना रहे हैं, 2 लाइन बनाने के बाद 2 कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर कंबाइन कर रहे हैं, और कंबाइन करने के बाद गिवन इक्वेशन से फिर कंपेयर कर दे रहे हैं। नो आइडिया। चलिए, तो सर शायद लाइन है तो क्वाड्रेटिक टर्म 0 होंगे, इसलिए लाइन अगर लाइन है तो एक्स वाई वाले टर्म लीनियर टर्म्स ही चाहिए ना, जो लीनियर पावर्स में हो, इसलिए शायद सेकंड डिग्री वाले को 0 से इक्वेट किया होगा। नहीं, इसके पीछे एक बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है, और वो उस कहानी का खुलासा अपन आगे आने वाली क्लास में करेंगे। चलिए देखिए, ये जो पूरा कंसेप्ट है, वैसे जो मैंने आपको बोला पेयर ऑफ लाइंस करके बहुत छोटा सा एक चैप्टर है, जिसको डायरेक्टली सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया। कहीं भी आप सिलेबस देखोगे तो वहाँ पेयर ऑफ लाइंस नहीं लिखा मिलेगा आपको, लेकिन इनडायरेक्टली इसका बहुत यूज है, और केवल इसी चैप्टर में। जब आप हाइपरबोला पढ़ते हो तो हाइपरबोला में ही एसिम्पटोट्स पढ़ते हो, और इसमें ये पढ़ते हो कि हाइपरबोला और एसिम्पटोट्स की इक्वेशन में केवल कांस्टेंट का फर्क है, और यदि हाइपरबोला की इक्वेशन में कांस्टेंट चेंज कर दिया जाए तो वो एसिम्पटोट्स की इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और एसिम्पटोट्स मतलब 2 लाइंस विच टचेस द हाइपरबोला एट इंफिनिटी, तो हमको इनडायरेक्टली वहां पर फिर रिक्वायर्ड होता है कंसेप्ट ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। तो इसलिए हाइपरबोला खत्म करते करते मैं आपको 1-2 दिन अभी आगे पेयर ऑफ लाइंस का कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। पेयर ऑफ लाइंस में इसके पीछे का पूरी कहानी आपको क्लियर होगी कि एक्चुअल 1 या 2 लेक्चर में पूरा पेयर ऑफ लाइंस कंप्लीट हो जाता है। और बहुत छोटी सी लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि
इसमें मैं समझ गया कि थोड़ा बहुत आपको इशू है, तो वो सारे इश्यूज आपके सॉल्व हो जाएंगे। और जो तुम्हारा एक क्वेश्चन था शब्द बोले कि होमोजिनेशन जो होता है वो कंसेप्ट का क्या यूटिलाइजेशन है, तो वो भी वहां पर क्लियर हो जाएगा। तो उस बात पर अपन डिस्कशन करेंगे अगली आने वाली 2 क्लासेस में। ठीक है, सो एक वो चैप्टर भी आपका खत्म, बहुत छोटा सा पार्ट है, रह ना जाए कहीं पर कोई क्वेश्चन उसके कारण आपका छूट जाए, इसलिए अपन पेयर ऑफ लाइंस के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपने लाइंस पढ़ा हुआ है तो पेयर ऑफ लाइंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी, बड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है। मैं उस एक बात से वहां पर इसलिए अभी तक बचा कि उसमें आता है, बस एक बहुत छोटी सी बात के कारण मैंने उसको छोड़ा था। उसमें एक दो जगहों पर आपको कंसेप्ट मिलेगा डिटर्मिनेंट का, 3/3 का। ये जो आपने कंडीशन अभी इसके पहले पेज पे लिखी थी कि पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करने की कंडीशन ABC प्लस 2FGH प्लस माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर है, एक्चुअली वो 3/3 का डिटर्मिनेंट है, जिसको सॉल्व करके ये आता है डेल्टा का वैल्यू। तो मैंने आपको डेल्टा 3/3 का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना थोड़ा बहुत आइडिया आपको दिया था, लेकिन जब अपन वो कंसेप्ट पढ़ेंगे कल से तो अपन वो 3/3 का डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं तो एक बार वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और साथ में इसके पीछे का रीजन जो मैंने आज आपसे पूछा कि क्यों ऐसा करते हैं कि हेट्रोजीनियस से जब हमको 2 लाइंस निकालनी होती हैं तो पहले हम इसका होमोजीनियस पार्ट लेते हैं और फिर उसमें 2 कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करके उन लाइंस को कंबाइन करके गिवन लाइन की इक्वेशन से कंपेयर कर देते हैं, तो हमको ए और बी मिल जाता है और सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस मिल जाती है। तो इस पीछे का पूरा जो रीजन है वो 1-2 दिन अगले आने वाले में आपको कंप्लीट हो जाएगा और आपके जो डाउट्स अभी आज आपने पूछे वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको अपन पेयर ऑफ लाइंस हाइपरबोला के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि हाइपरबोला में वो आपको हेल्प कर सके। तो कल की क्लास में अपन पेयर ऑफ लाइंस थोड़ा सा आप आइडिया ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसको डिस्कस करेंगे और फिर चलेंगे अपन। ठीक है सर एक बार मतलब ऑफलाइन क्लास में आपने बताया था कि मतलब ऐसे इक्वेशन में अगर एक वेरिएबल में अपन क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व वैसा नहीं चलेगा? एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, जैसे अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों है तो अपन एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो उससे क्या मिलेगा? उससे मतलब सॉल्व करेंगे जो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो मतलब एक बार मैंने पूछा था, आपने बोले थे कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ और उससे सॉल्व करो, तो जो प्लस माइनस वाले जो 2 रूट्स आएंगे फिर उनको सेपरेटली सॉल्व करना है, x इक्वल्स टू हाँ, एक प्लस तो वाला उसमें तो देखो उसमें होता ये है कि अब आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, फिर वहां पे तो 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो 2 पॉइंटों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट का इक्वेशन निकाल दें, तो आपको फिर 2 लाइंस मिल जाएंगी, x की 2 वैल्यूज आएंगी, उसके करस्पॉन्डिंग y की 2 वैल्यूज आएंगी, तो हमको इनडायरेक्टली कर पे पेयर ऑफ 2 पॉइंट मिल जाएंगे, एक पेयर मिलेगा पॉइंट का, एक पेयर मिलेगा पॉइंट को, उनको उनसे लाइंस निकाल सकते हो। सर पॉइंट नहीं मिलेगा ना, डायरेक्टली इक्वेशन ही मिलेंगी ना, क्योंकि पॉइंट कैसे मिलेंगे, क्योंकि एक्स में क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर रहे हो तो एक्स की वैल्यूज देगा ना, वो इक्वेशन कैसे देगा? तो उसमें y भी तो रहेगा ना, y को अपन कांस्टेंट मान के x में क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हैं, जैसे y स्क्वायर के जितने भी टर्म्स है उसको अच्छा। अपन कांस्टेंट मान के, हम्म। तो जैसे यहाँ पे अगर देखे तो x स्क्वायर में क्वाड्रेटिक हो गया तो y स्क्वायर वाले ये सब टर्म्स c हो जाएंगे हाँ, यदि वैसा। y को कांस्टेंट मान के चल रहे हो तब वो x और y में रिलेशन देगा। ठीक है, लेकिन उससे अपना ये सॉल्यूशन नहीं हुआ कि ये कांस्टेंट क्यों इंट्रोड्यूस करे और क्यों मल्टीप्लाई करके कंबाइंड इक्वेशन से कंपेयर किया, इसके पीछे का रीजन मैं जानना चाह रहा हूँ। वो तो ठीक है, वो तरीका हो गया कि आप यदि y को कांस्टेंट मान के सॉल्व करते हो तो भी वो लाइन दे देगा आपको। ठीक है, लेकिन ये रीजन क्या है कि a और b इंट्रोड्यूस किया, फिर कंबाइन किया और फिर कंपेयर किया, तो वो क्यों रीजन, वो क्या कारण है, उस पर सर शायद ये दोनों लाइन एक कॉमन पॉइंट से पास करते, जैसे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था उस। एक कॉमन पॉइंट से पास तो करेंगे क्योंकि दोनों ओरिजिन से पास होती हैं, लेकिन अब इसमें 2 कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करके फिर कंबाइन करके कंपेयर क्यों किया? ये तो कॉमन पॉइंट से ही पास होती है। 2 लाइन जब बनेंगी तो वो आपकी जो है वो कॉमन पॉइंट से, पेयर ऑफ लाइन जो बनेंगी 2 पॉइंट से पास, एक सिंगल पॉइंट से पास होगी, वो तो ठीक है, ये तो आपको पता है कि ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होगी, कॉमन पॉइंट से पास हो गई। लेकिन ये क्या है, ये और बी इंट्रोड्यूस किया फिर पैरेलल किया।
इस पे सोचिए, थोड़ा सा आप पढ़िए तो आपको ध्यान में आ जाएगा, वरना कल की क्लास में अपन इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे Okay. करेंगे कल। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। बाय सर।